हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं लक्ष्य विद्यापीठ यूट्यूब चैनल। पहले की तरह आज मैं फिर से आप लोग के लिए 29 सितंबर 2020 का करंट अफेयर लेके आया हूं। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहें। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके इस वीडियो में शेयर किया गया। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, राजस्थान और मध्य प्रदेश में शहरी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए एशियाई विकास बैंक, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एडीबी भी कहा जाता है, उसने कितनी ऋण राशि स्वीकृत की है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला ऑप्शन होगा 570 मिलियन डॉलर, यानी इसका 570 मिलियन डॉलर का मतलब होता है 4200 करोड़ रुपए। दूसरा ऑप्शन है 620 मिलियन डॉलर। तीसरा ऑप्शन है 490 मिलियन डॉलर और चौथा ऑप्शन है 510 मिलियन डॉलर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर होगा। 570 मिलियन डॉलर इसका राइट आंसर होगा। 570 मिलियन डॉलर का मतलब होता है यानी लगभग 4200 करोड़ रुपए होता है। तो चलिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए इसके व्याख्या पर नज़र डालते हैं। मनीला, ये नीचे व्याख्या दिया हुआ है, आइए इसको देखते हैं। मनीला मुख्यालय वाले एशियाई विकास बैंक एडीबी ने कहा कि उसने राजस्थान और मध्य प्रदेश में शहरी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए 570 मिलियन डॉलर यानी लगभग 4200 करोड़ रुपए के 2 ऋणों की मंजूरी दी है। 300 मिलियन डॉलर के ऋण को राजस्थान के माध्यमिक शहरों में समावेशी जल आपूर्ति और स्वच्छता बुनियादी ढांचे और सेवाओं को वित्त करने के लिए अनुमोदित किया गया है। इसने मध्य प्रदेश में जलपूर्ति और एकीकृत तूफान जल और सीवेज प्रबंधन बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए 270 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये इसका व्याख्या समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस व्याख्या को आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि अगर एग्जाम में प्रश्न आएंगे तो कुछ घुमा फिरा के पूछे जाएंगे। तो व्याख्या समझना आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, केरल के निम्नलिखित में से किस जिले में देश में स्थापित होने वाले पहले चिकित्सा उपकरण पार्कों में से एक होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन होगा इडुक्की, दूसरा ऑप्शन है कासरगोड, तीसरा ऑप्शन है तिरुवनंतपुरम और चौथा ऑप्शन है कोच्चि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट होगा तिरुवनंतपुरम। तो आइए इसके व्याख्या पे एक बार नज़र डाल लेते हैं हम लोग। केरल जल्द ही देश के पहले मेडिकल डिवाइस पार्कों में से एक का निर्माण करेगा, जो अनुसंधान और विकास, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आर और डी, समर्थन, परीक्षण और जैसे चिकित्सा उपकरणों के उद्योग के लिए सेवाओं की एक पूरी श्रृंखला प्रदान करने के लिए उच्च जोखिम वाले चिकित्सा उपकरण क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। मूल्यांकन मेडस्पार्क तिरुवनंतपुरम जिले में थोनक्कल के लाइफ साइंस पार्क में स्थापित होने जा रहा है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये इसका व्याख्या भी। तो आप लोग व्याख्या को वीडियो को स्टॉप करके अच्छे से पढ़ के आप उसको समझ भी सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जितने भी प्रश्न आपको इस वीडियो में मिलेंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसको जरूर देख लीजिएगा। हर एक एग्जाम में आप लोग को ये काम आएगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ आभासी वार्ता की है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला है चीन, दूसरा ऑप्शन है पाकिस्तान, तीसरा ऑप्शन है श्रीलंका और चौथा ऑप्शन है नेपाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट होगा श्रीलंका। इसका व्याख्या आइए देखते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के पीएम महिंदा राजपक्षे के बीच आयोजित भारत श्रीलंका आभासी द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन। पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल समिट के लिए निमंत्रण स्वीकार करने के लिए पीएम महिंदा राजपक्षे को धन्यवाद दिया और श्रीलंकाई पीएम को श्रीलंकाई चुनावों में उनकी पार्टी की जीत के लिए बधाई भी दी। यह पहली बार है जब कोविड-19 महामारी की वर्तमान स्थिति के बीच पीएम मोदी ने पड़ोस के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने विभिन्न द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा भी की। तो ये इसका व्याख्या बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। व्याख्या समझना आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर दुनिया में पहला बनने जा रहा है जो शहर में चार्ज करने और सार्वजनिक परिवहन के लिए वायरलेस इलेक्ट्रिक सड़कों का निर्माण करेगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी देख लीजिएगा। पहला है यरूशलेम, दूसरा ऑप्शन है तेल अवीव और तीसरा ऑप्शन है अम्मान, चौथा ऑप्शन है दमिश्क।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट होगा तेल अबीब, इसका राइट आंसर होगा। आइए इसके व्याख्या पे एक बार नजर डालते हैं हम लोग। इजराइल में तेल अबीब शहर में सार्वजनिक परिवहन को चार्ज करने और बिजली प्रदान करने के लिए वायरलेस इलेक्ट्रिक सड़कों का निर्माण करने पर काम कर रहा है। इस व्याख्या को आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है व्याख्या। आप लोग अगर खुद पढ़ के व्याख्या को समझते हैं तो आपके लिए और भी ज़्यादा बेटर है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रियों श्रीपाद येसो नाइक और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने संयुक्त रूप से औषधीय पौधों के लिए पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर की नींव कहाँ रखी है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग अच्छे से देखिएगा। पहला ऑप्शन होगा हरियाणा, दूसरा है पंजाब, तीसरा है हिमाचल प्रदेश, चौथा है जम्मू और कश्मीर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट होगा जम्मू और कश्मीर। तो आइए इसके व्याख्या पे एक बार नजर डालते हैं कि केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपाद येसो नाइक और केंद्रीय राज्य मंत्री PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने संयुक्त रूप से जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में औषधीय पौधों के लिए पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर की नींव रखी। तो इसका व्याख्या आप लोग खुद से भी पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो ये बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में MCI भी कहा जाता है, के स्थान पर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी NMC के बाद चिकित्सा शिक्षा और पेशे के देश के शीर्ष नियामक के रूप में अस्तित्व में आया है। निम्न में से कौन भंग हो गया है? प्रश्न को थोड़ा बारीकी से पढ़िएगा और उसको समझिएगा। पहला ऑप्शन है प्राधिकारी शासन, दूसरा ऑप्शन है शासक मंडल, तीसरा ऑप्शन है वैकल्पिक राज्यपाल परिषद और चौथा ऑप्शन है राज्यपालों के समझौते के लेख। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट होगा शासक मंडल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आइए इसके व्याख्या पे एक बार नज़र डालते हैं। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में MCI भी कहते हैं, उसके स्थान पर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC देश में चिकित्सा शिक्षा और पेशे के सर्वोच्च नियामक के रूप में अस्तित्व में आया है। NMC के अस्तित्व में आने के बाद बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में BOG भी कहते हैं, ने 26 सितंबर 2018 को अपने कार्यों को करने के लिए MCI को अपदस्थ कर दिया था, जिसे भंग कर दिया गया था और लगभग 64 वर्षीय भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम को समाप्त कर दिया गया था। इसको आप लोग अच्छे से पढ़ के बढ़िया से समझिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है व्याख्या समझना। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 2020 विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस के लिए विषय क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, इस 4 ऑप्शन को आप लोग अच्छे से पढ़िए और 4 ऑप्शन को पढ़ने के बाद इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट होगा पर्यावरणीय स्वास्थ्य रोग की रोकथाम में एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका व्याख्या एक बार देख लेते हैं। दुनिया भर में पर्यावरणीय स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण कार्यों पर प्रकाश डालने के लिए हर साल 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 2020 विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस के लिए थीम पर्यावरण स्वास्थ्य रोग की रोकथाम में एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका व्याख्या। आपको जितने भी प्रश्न मिले हैं मेरे चैनल पे, आप लोग को जितने भी प्रश्न मिलेंगे करंट अफेयर का, सारा का व्याख्या नीचे अच्छे से दिया हुआ है। व्याख्या समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला ऐसा चैनल है जो आपको पूरे व्याख्या लिख के और उसको समझाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस तारीख से चेक के लिए सकारात्मक वेतन प्रणाली शुरू करने का फैसला किया है, जिसके तहत 50,000 रुपये से अधिक के भुगतान के लिए प्रमुख विवरणों की पुनः पुष्टि की आवश्यकता हो सकती है? तो 4 ऑप्शन है आपके पास। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 जनवरी 2021 इसका राइट आंसर होगा। इसका व्याख्या भी नीचे दिया हुआ है। आप लोग अच्छे से इस व्याख्या को बढ़िया से पढ़ के और इसको समझिएगा। अगर आप व्याख्या खुद से पढ़ के समझते हैं तो आपके लिए और भी ज़्यादा बेटर है और भी अच्छे से आपको समझ में आएगा इस बात। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न के लिए।
अगला प्रश्न है, IFFT ऑरेंज शॉर्ट और डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल में फिल्म निर्माता श्री हरिधर्मन की आवृत्ति फैंस ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म की ट्रॉफी जीती। यह किस भाषा में आधारित है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, आप लोग प्रश्न को अच्छे से पढ़ के बढ़िया से इसको समझिएगा। तो आइए जानते हैं, पहला ऑप्शन होगा मलयालम, दूसरा है तमिल, तीसरा है तेलुगु, चौथा है मराठी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मलयालम इसका राइट ऑप्शन होगा। तो आइए इसके व्याख्या पे थोड़ा एक बार नज़र डाल लेते हैं। फिल्मकार श्री हरिधर्मन की आवृत्ति यानी फैंस ने IFFT ऑरेंज शॉर्ट और डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल के समापन समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म की ट्रॉफी जीती, जो ऑरेंज अकादमी और IFFT ने त्रिशूर केरल के से संयुक्त रूप से आयोजित की है। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसका व्याख्या, आप लोग इस व्याख्या को अच्छे से वीडियो को स्टॉप करके खुद से भी समझ लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राष्ट्र ने अंत्योदय दिवस किस तिथि को मनाया है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला ऑप्शन है 24 सितंबर, दूसरा ऑप्शन है 25 सितंबर, तीसरा ऑप्शन है 26 सितंबर, चौथा ऑप्शन है 27 सितंबर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा, 25 सितंबर इसका राइट आंसर होगा। भारत जो है सो हर साल 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाता है, इस बात को याद रखिएगा। इस दिन को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के रूप में मनाया जाता है। मोदी सरकार द्वारा 25 सितंबर 2014 को दिन घोषित किया गया था। अंत्योदय का मतलब होता है कि गरीब से गरीब व्यक्ति का उत्थान है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। व्याख्या जितने भी सारे प्रश्न का दिया हुआ है, आप लोग अच्छे से व्याख्या को समझिएगा। अगला प्रश्न है, पिनाका रॉकेट के बड़े पैमाने पर उत्पादन किस संगठन ने शुरू किया है? तो पहला ऑप्शन है इसरो, दूसरा ऑप्शन है DRDO, तीसरा ऑप्शन है भारतीय सेना, चौथा ऑप्शन है भारत सरकार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट होगा DRDO। तो आइए थोड़ा इसके विस्तारित रूप पे थोड़ा नज़र डालते हैं। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, जिसको DRDO भी कहा जाता है, ने 26 सितंबर 2020 को पिनाका रॉकेटों के बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू किया है। प्राधिकरण होल्डिंग सीट पार्टिकुलर AHSP शॉर्ट फॉर्म है, जो रक्षा वस्तुओं को इकट्ठा करने और उनका विश्लेषण करने के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने पिनाका रॉकेट सिस्टम उत्पादन परियोजना को सौंप दिया है गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय। तो आप लोग अच्छे से इस व्याख्या को पढ़ के बढ़िया से समझिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पंचाट न्यायाधिकरण में किस कंपनी ने भारत के खिलाफ कर मुकदमा जीता? पहला ऑप्शन है विचार करके, वोडाफोन, एयरटेल और भरोसा। ये चार ऑप्शन है आपके पास, फटाफट इसका आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट होगा वोडाफोन, इसका राइट आंसर होगा। नीचे व्याख्या दिया हुआ है, आप लोग अच्छे से वीडियो को स्टॉप करके बढ़िया से व्याख्या को पढ़ के समझिएगा, खुद से समझिएगा, और भी ज़्यादा आपके लिए अच्छा है और भी ज़्यादा समझ में आएगा आप लोग को। अगला है, भारतीय और जापानी नौसेनाओं ने अपने 3 दिवसीय समुद्री सैन्य अभ्यास को GMAX कहा था। तो प्रश्न को अच्छे से पढ़ के समझिएगा। पहला ऑप्शन है अरब की खाड़ी, दूसरा ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी, तीसरा ऑप्शन है अरब सागर, चौथा ऑप्शन है हिंद महासागर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट होगा अरब सागर, इसका राइट आंसर होगा। आइए इसका व्याख्या है, नीचे उस पर नज़र डालते हैं। भारतीय और जापानी नौसेनाओं ने उत्तरी अरब सागर में अपने 3 दिवसीय समुद्री सैन्य अभ्यास की शुरुआत की है। यह जापान मैरीटाइम द्विपक्षीय अभ्यास GMAX का चौथा संस्करण है। देख लीजिएगा आप लोग इसका व्याख्या। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला है अलीगढ़ में, मेरठ में, शामली में और गोरखपुर में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोरखपुर इसका राइट होगा। आइए थोड़ा एक बार व्याख्या पर नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र गोरखपुर वन प्रभाग के फैरंदा रेंज के
भर्री बस्सी गांव में स्थापित किया गया है। यह गिद्ध प्रजनन और संरक्षण केंद्र भारत में पहला होगा जो राजा गिद्ध को समर्पित होगा, और उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र भी होगा। ये इसका व्याख्या है, इस व्याख्या पे आप लोग अच्छे से नजर डालिएगा और समझिएगा। आइए बढ़ते हैं। आज का आखिरी प्रश्न है कि शेखर बसु का निधन वह किस पुरस्कार के रिसीवर थे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है पद्म भूषण, दूसरा है पद्मा विभूषण है पहला, दूसरा है पद्म भूषण, तीसरा है पद्मश्री, चौथा इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट होगा पद्मश्री, इसका राइट आंसर होगा। तो आइए इसका व्याख्या समझते हैं, उस पर नजर डालते हैं। अनुभवी परमाणु वैज्ञानिक और परमाणु ऊर्जा आयोग, जिसको AEC भी कहा जाता है, उसके पूर्व अध्यक्ष शेखर बसु का निधन कोविड-19 के कारण हुआ। उन्होंने भारत सरकार के सचिव परमाणु ऊर्जा विभाग, जिसको शॉर्ट फॉर्म में DAAB कहते हैं, और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC के निदेशक के रूप में कार्य किया। उनका जन्म 20 सितंबर 1952 को मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था। तो ये शेखर बसु का निधन जो हुआ, तो इसके बारे में पूरा डिटेल दिया हुआ है। वो जो है सो किस पुरस्कार के रिसीवर थे। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है और व्याख्या है। तो आप लोग को अगर वीडियो मेरा अच्छा लगता है लक्ष्य विद्यापीठ, तो आप लोग उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस चैनल पे जोड़ने का कोशिश कीजिए। पहला ऐसा चैनल है जो आप लोग को पूरा व्याख्या सहित लिख के बढ़िया से समझा के और देता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।